मैं दीपक पांडे आज आपके साथ आर ओ एआरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच का सेट नंबर 7 जो कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के पार्ट 1 से संबंधित है, आज आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, जो कि 50 क्वेश्चंस का है। और इसमें जो है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो है शुरुआती चैप्टर जो पारिस्थितिकी से मेनली डिपेंड करते हैं, जो है रिलेट करते हैं, वही यहाँ पे शामिल किए गए हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में जो है वो आए हुए हैं, इसलिए आप फोकस करके रखिएगा और कंटिन्यू हमारे साथ चलते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है या प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इकोलॉजी वर्ड को जो है सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय ब्राउन, अरस्तु, खुराना और रिवर में से जो है वो आपका रीटर को जाता है। जो रीटर है, रीटर महोदय, इनको जो है जाता है श्रेय पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले प्रतिपादित करने का। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र। वो पारिस्थितिकी था जिसको हमने इकोलॉजी से किया, और ये आपका है इकोसिस्टम जो कि पारितंत्र से संबंधित है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है उस शब्दावली का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो पहला ऑप्शन है टेंसले, वर्नारस्के, थिनेमैन और फोबर्स। तो इसमें से हम ऑप्शन नंबर ए पे जाते हैं जो कि टेंसले हैं। टेंसले जी ने जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रतिपादन किया। तो ये दो के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इनिशियल लेवल से शुरू होते हैं और आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप नोट डाउन करके चलते रहिएगा हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आगे चलते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक, पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके दो घटक हैं, उन घटकों को जो है आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही पॉपुलर है, पहला घटक है आपका जैविक घटक और दूसरा घटक है आपका अजैविक घटक। और जैविक और अजैविक घटक पे जो है पूरी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र वो जो है वो डिपेंडेंट होता है। जैविक घटक में आपके आते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और अजैविक घटक में आपके आते हैं जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इसी के साथ जो है हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। आगे आपको डिस्कशन में जो है बाकी ढेर सारी चीजें मिलती जाएंगी और आप क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं कि किसी भी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? उत्पादक का मतलब होता है कि जो है ग्रो करते हैं चीजों को। उत्पादक सबसे पहले जो मेंबर होते हैं। तो किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? अब पहला कार्य पढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में चेंज कर देना। दूसरा है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। तीसरा है रासायनिक ऊर्जा को कार्य में लाना। चौथा है ऊर्जा को मुक्त करना। तो इसमें से सबसे हिट जो विकल्प है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि उत्पादकों के कार्य को जो है बता रहा है कि सौर ऊर्जा को जो है ये ऑब्जर्व करके अपने में और उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये काम जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों के द्वारा होता है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे कि मुख्यतः जो है वो मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव जो वनस्पतियां हैं, जो मैंग्रोव वन है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो रंगनथिट्टू पक्षी विहार में या नागार्जुन सागर या सुंदरवन डेल्टा या नर्मदा बेसिन। तो मैंग्रोव वनस्पतियों से, वो मैंग्रोव वनों से संबंध रखने वाला सीधा आपका सुंदरवन डेल्टा है, जो कि एक ज्वारीय जो है डेल्टा है। और ये जो वन है मैंग्रोव वन, ये भी ज्वारीय वनस्पतियां हैं। इनकी पानी की जो आपूर्ति होती है वो ज्वार भाटा के थ्रू जो है सागरीय तट पे होने की वजह से ज्वारीय जल जो आता है समुद्र से, उसी से इनकी पूर्ति होती है और इसीलिए इनको ज्वारीय वन भी मेनली कहा जाता है। तो मैंग्रोव वनस्पतियां जो है वो सुंदरवन डेल्टा से संबंधित है, वहीं पे मेनली पाई जाती हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं 6 नंबर पे। मैंग्रोव वनस्पतियों, जो मैंग्रोव वनस्पति होती है उसका मुख्य यानी प्रमुख घटक क्या है? राइजोफोरा, फाइकस, मैंजिफोरा, प्रोसिपस। तो मैंग्रोव जो वनस्पतियां हैं उनका सबसे प्रमुख घटक जो है वो राइजोफोरा है। वहां पे ज्यादातर वनस्पतियां जो है वो आपका राइजोफोरा से संबंधित होती हैं। तो राइजोफोरा से हम जाएंगे, हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आगे बढ़ते हैं। अधिपादप यानी कि इपीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर, यानी इपीफाइट्स एक कैटेगरी है पौधों की जो मेनली कुछ विशेष स्थानों पे पाए जाते हैं। तो ऐसे ही कैटेगरियों में जो है 15 से 20 कैटेगरियां हैं जो कि एक विशेष स्थान पे पाए जाने वाले
एक विशेष पौधों को जो है डिस्क्राइब करती हैं। तो आगे के क्वेश्चंस में, अभी आज के सेट में नहीं बट आगे के सेट में जो है आप हमारे साथ उन्हें भी डिस्कस करेंगे, इसलिए डोंट वरी, आप चिंता ना कीजिए, बस कंटिन्यू हमारे साथ आगे फोकस करते जाइए। पहला ऑप्शन जो है, ऑक्सीजन का सांद्रता जहां उच्च होता है क्या वहां पाई जाती है, तापमान काफी कम होता है क्या वहां पाई जाती है, या वर्षा पूरे वर्ष भर होती है वहां पाई जाती है, या फिर वर्षा मौसम के अनुसार जहां होती है वहां पाई जाती है। तो इपोफाइट्स टाइप की जो एपीफाइट्स टाइप के जो अधिपादप होते हैं वो जो है मेनली वहां पाए जाते हैं जहां पे वर्षा आपकी वर्ष भर होती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको दिख रहा होगा, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है, सबसे बड़ा पारितंत्र संसार का, घास स्थल, बड़ी झील, सागर या वन। तो जब सबसे बड़े पारितंत्र की बात आती है तो हम सीधे सीधे बता देते हैं कि सागर, महासागर, समुद्र, या फिर इसके लिए पॉपुलर एक वर्ड होता है जलमंडल। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन में अगर आपको दिखेगा तो आप बेझिझक जो है इस ऑप्शन के साथ अपने आंसर पे जा सकते हैं और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा जो है वो सागर ऑप्शन सही है कि वनस्पतियां जो है, जो सबसे ज्यादा जिसमें पारितंत्र पाई जाती है, जो सबसे बड़ा पारितंत्र संसार का होता है वो जलमंडल से बिलोंग करने वाले यानी कि सागर होता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जो वन क्षेत्र है स्पेशली वो कितने अनुपात में होना चाहिए। तो वो अनुपात आपका सबसे पॉपुलर और हिट अनुपात है 33.3%, 33.3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम 10 पे आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो है निम्नलिखित पदार्थों में कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पे लगा के रख लीजिएगा, मेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से पदार्थ जो है वो हमारे सराउंडिंग में है जो कि ओजोन रिक्त कारक हैं, जो कि ओजोन के क्षरण में जो है उनका प्रमुख योगदान है। तो बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स या कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एग्जाम में ना जाने कितनी बार आ चुका है, इसको हम CFC से इंडिकेट करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि CCl4 से इंडिकेट किया जाता है, और एक है आपका हेलोन्स। तो ये 3 तरीके के जो है वो पदार्थ हैं जो कि प्रकृति में जो है वो ओजोन रिक्त कारक के नाम से जाने जाते हैं। और ये 3 के तीनों, अब आपको नीचे कूट दे के पूछा गया है सवाल कि कौन सा इसमें सही है, केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, दो, केवल। तो आप पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये 3 के तीनों पदार्थ ही जो है वो ओजोन रिक्त कारक है। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिकी निके जो लिखा हुआ है, निके NICHE, उसको नीचे भी बोलते हैं लोग। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना लिखा जाए उतना कम ही है। तो आप जो है इसको नोट डाउन करते हुए और पढ़ते हुए ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था CC पार्क ने, या ग्रीनेल्स ने, डार्विन ने, या फिर EP ओडम ने। तो जो है ग्रीनेल्स ने इसका प्रतिपादन किया था, जो नीचे है उसका प्रतिपादन जो है वो ग्रीनेल्स ने किया था। और इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा 3R, यहां पे आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 3R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। 3R जो एक स्कीम चलाई गई थी, तो पहला कौन सा है, कम करना, पुनः प्रयोग करना या पुनः चक्रित करना। कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनरावर्तन करना, या पुनः एकत्रीकरण, पुनः प्रयोग करना या पुनः उपयोग करना। कम करना, नवीनीकरण करना या फिर पुनः उपयोग करना, इन चारों में से कौन सा है। तो आपको याद होगा जो है सबसे पहले तो रिड्यूस, और तीसरे जो यानी कि 3R, ये 3R से इंडिकेट किया जाएगा। 3R में जो पहला R है आपका वो रिड्यूस, उसके बाद जो दूसरा R आपका इंडिकेट करता है वो बोलता है आपका रीयूज, उसके बाद जो तीसरा आपका R इंडिकेट करता है वो आपका कहता है रिसाइकिल। तो इस तरीके से ये तीनों
ट्रिपल आर जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए को मेंशन करते हैं कि कम करना, फिर पुनः प्रयोग करना, फिर पुनः चक्रित करना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हम ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे, जो कि ट्रिपल आर इस तरीके से स्कीम चलाई गई थी, तो वो उसी के थ्रू डिस्क्राइब करेगा। आप क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान क्या शिमला, कोलकाता, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय वानस्पतिक जो उद्यान है वो हमारा लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 14 पे आगे बढ़ते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान बहुत ही पॉपुलर और हिट क्वेश्चन है, जो कि आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर सी जो है वो देहरादून में स्थित है। और इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पहला है 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अभी तक तो हम पारिस्थितिकी तंत्र के जो है जो नेचुरल होता था उसके बारे में पढ़े हैं। अभी ये क्वेश्चन आपका बताएगा कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो क्या धान का खेत है, या फिर आपके नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा नीचे हो गए हैं, या दूसरा वन है, तीसरा घास का मैदान और चौथा झील। तो जो है वो जो आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका धान का खेत है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे। धान का खेत हमारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि एक तंत्र का निर्माण कर लेता है धान का खेत। अभी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कह रहा है कि रेड डाटा बुक जो होती है, रेड डाटा बुक वो किसका विवरण प्रस्तुत करती है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। केवल विलुप्त जीव जंतुओं का, या संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का, या जीवाश्म पादपों का, या फिर केवल संकटापन्न पादप का। तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये ऑप्शन है, जो कि इसमें दो ऑप्शन तो बिल्कुल सिमिलर है कि क्या केवल विलुप्त जीव जंतुओं के लिए है या फिर केवल संकटापन्न पादप के लिए है। तो आप जो है आज आपकी कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगी कि जो रेड डाटा बुक है वो आपका संकटापन्न पादप और जीव जंतु ये दोनों के लिए है। तो किसी एक पे ना जाइएगा, चाहे वो कोई भी प्रजाति हो, या पादपीय प्रजाति हो या जंतु की प्रजाति हो, कोई भी जो विलुप्ति के कगार पे आ जाता है तो उसका संकलन रेड डाटा बुक में किया जाता है। फिर उसको बचाने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, तरह तरह के इंतजाम किए जाते हैं। तो रेड डाटा बुक में आपके पादप और जीव जंतु दोनों का समावेशन होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए, यानी कि जैव विविधता को पूरी तरीके से चलाने के लिए सुचारू रूप से जो खतरा पैदा कर दे, जो उसमें रोक लगा दे, तो कौन सा है ऑप्शन में। क्या भंगुर पारितंत्र जैसे मैन्यूब और नम भूमियां, क्या उसके लिए खतरा है, या फिर हिमालय में अगम्य आवास, या फिर प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती, या फिर आरक्षित जीवन मंडल बनाना। इन चारों में से सबसे सटीक ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है, जो झूम की खेती और प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश पे डिपेंडेंट है। तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश होने की वजह से हमारे जैव विविधता को और पारितंत्र को तो खतरा है ही, साथ ही जो झूम खेती होती है जिसका की तरीका ये होता है कि वो जो जातियां प्रजातियां हैं ये जो है किसी विशेष स्थान पे जाती हैं, वहां के पेड़ पौधों को काट देती हैं, फिर उस जमीन की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको, जो कि बहुत उपजाऊ होती है वो, तो जो है वहां पे खेती करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, और जब वो अनुर्वर हो जाती है भूमि तो उसको छोड़ के जो है नेक्स्ट ढूंढने चले जाते हैं कि अगला कौन सा जंगली एरिया है, फिर उसको काट देते हैं। इस तरीके से वनस्पति के विनाश में झूम खेती का एक अहम योगदान है। इसी वजह से ये जो है जैव विविधता के विनाश का भी एक कारण बनती है। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक, यानी प्रकृति का संतुलन बना रहे इसको तय करने का मुख्य कारक क्या है। तो हम चारों ऑप्शन में अपने पढ़ेंगे कि क्या रेबिट और आवास क्या उसका कारण है, या मानव गतिविधियां, या पर्यावरणीय परिस्थितियां, या फिर खाद्य की उपलब्धता। पर्यावरणीय परिस्थितियां भी जो है वो कुछ हद तक हैं, लेकिन मानव गतिविधियां जो है वो प्रकृति के संतुलन को तय करने का सबसे प्रमुख कारण बनती हैं। क्योंकि प्रकृति का संतुलन जो है उसको जो नेचुरल तरीके से तो जो वो जो है मैनेज होता ही है। नेचुरल तरीके से कुछ भी होता है
तो प्रकृति के संतुलन को मैनेज और बैलेंस करने के लिए ही होता है। लेकिन जो मानव गतिविधियां हैं वो मेनली जो है प्रकृति के संतुलन को खराब करने का ही काम करती है। तो प्रकृति के संतुलन बना रहे इसके लिए जो है मेन कारण ये है कि मानव गतिविधियों को अपने पे लगाम लगाना पड़ेगा। मानव गतिविधियां जो है उसके संतुलन को ज्यादा प्रभावित करती हैं और प्रमुख कारक हैं कि वो कब तक बना रहेगा, कैसा बना रहेगा, उसमें नकारात्मकता आएगी या सकारात्मकता आएगी, तो मानव गतिविधियों पे ही वो डिपेंडेंट होता है। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। एक वर्ड है वैश्विक विरासत का वन, तो ये किसे कहा जाता है? क्या ओडिशा में नंदनकानन को कहा जाता है, या फिर असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, या पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर? तो ये जो है वैश्विक विरासत का वन किसे कहा जाता है? तो जो ये वैश्विक विरासत का वन है इसके लिए सबसे हिट वर्ड जो है वो आपका है पश्चिम बंगाल में सुंदर वन। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाने वाले वनस्पतियां और वन हैं उन्हें हम वैश्विक विरासत का वन कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो वो क्या क्लोरोफिल है, कैरोटीनाइड है, या फाइकोसाइनिन है, या प्लास्टिड है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विकल्प है वो फाइकोसाइनिन है, जो कि हमें परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से, वर्णक जो वनस्पतियों को जो है परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो वो फाइकोसाइनिन वर्णक है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आगे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? ये क्वेश्चन जो है सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, या शीतोष्णकटिबंधीय में, या शंकुधारी में, या उत्तर ध्रुवीय वन में? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाएगी? सर्वाधिक जैव विविधता वहां पाई जाएगी जहां पे जीवन जीने के लिए सभी तरीके के जीव जंतुओं और पादपों के लिए एक सही एटमॉस्फेयर हो। जैसे सब पादप जो होते हैं, जो जंतु होते हैं, उन सबका एक एटमॉस्फेयर का क्राइटेरिया होता है कि कुछ जो है वो ध्रुवीय प्रदेशों में सुचारू रूप से जी लेते हैं क्योंकि वो उसी के अनुकूल होते हैं। कुछ मरुस्थलीय प्रदेशों में सुचारू रूप से जी लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी, उनका एटमॉस्फेयर उसी के अनुकूल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं धीरे धीरे करके। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो होता है, जो भिन्न भिन्न कैटेगरी के समुदाय के जो क्षेत्र होते हैं उनके बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, या इकोस्फीयर, या इकोटोन? तो इसके लिए सबसे हिट और पॉपुलर वर्ड है हमारा इकोटोन, जो कि दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र डेवलप करता है, तो उसे हम इकोटोन कहते हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 पे आगे बढ़ते हैं कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? भारत के निम्न जो नीचे क्षेत्र दिए गए हैं उसमें जैव विविधता की दृष्टिकोण से उत्तेजनशील माने जाते हैं, तो क्या वो पूर्वी हिमालय है, क्या पूर्वी घाट, या पश्चिमी घाट, या पश्चिमी हिमालय? तो हम इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे कि पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पश्चिमी हिमालय। तो इसमें क्वेश्चन पहला जो है पॉइंट है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यानी कि नंबर 3 पे यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है जैव विविधता के जो है मिलते हैं उदाहरण। जैव विविधता की सबसे उत्तेजनशील अवस्थाएं, ये दोनों जो है एटमॉस्फेयर जो क्राइटेरिया है ये एटमॉस्फेयर का, वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो है जो आंसर है हमारा वो नीचे दिए गए कूट पे डिपेंड है। तो क्या पहला और दूसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला तीसरा और तीसरा चौथा? तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है पूर्वी हिमालय और दूसरा पॉइंट है पश्चिमी घाट, जो कि उस दृष्टिकोण से जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 पे जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? अब यहाँ पे आर्द्र भूमि का डिस्क्राइब किया गया है, आर्द्र भूमियों को, कि वो किस रूप में जो है उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के हेतु, या फिर पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से
भारी धातुओं को अवमुक्त करने के हेतु, या फिर तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, या फिर उपर्युक्त सभी। तो अगर ध्यान से आप पढ़ो तो पोषक की पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु ये बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन है, जो कि आर्द्र भूमि की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। दूसरा है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ये भी बिल्कुल सटीक है। और तीसरा है तलछट को रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, और ये भी बिल्कुल सटीक है। इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपर्युक्त सभी है, ये सारी की सारी जो है गतिविधियां वो आर्द्र भूमि के उपयोग हेतु हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर डी पे जाते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे 25 पे बढ़ते हैं, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है आपका कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा। और जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, इस तरीके का, ठीक है। चक्रीय या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, या फिर प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो है, जो पहला ऑप्शन है हमारा कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यही कथन आपका जो है वो सही है, बाकी के सही नहीं है। तो इसी के तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, जो कि 25 नंबर है, जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है। तो हरित ग्रह गैस जो है, अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन यानी कि N2। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है, ग्रीन हाउस गैसेस में जो है ये ऊपर के 3 आते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है हमारा ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन जो है हमारा वो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी ये 3 और इस 3 के सिवाय भी है सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, वो भी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 पे हम चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 2023 की थीम है, पर्यावरण दिवस जो है 2023 की थीम जो है वो क्या, केवल एक पृथ्वी या प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना या पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आप जानते हैं 5 जून में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसकी जो है थीम वो क्या थी, वो थीम थी उसकी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना या पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो उसकी थीम जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये बिल्कुल सटीक थीम है, आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खासकर 2023 में होने वाली परीक्षाओं के लिए। जो भी विगत अभी आपकी परीक्षाएं बची हुई हैं, ये क्वेश्चंस बहुत हिट है और आता जरूर है एग्जाम में, अपनी जगह बनाता है, इसलिए आप उसको जो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये 2023 के पर्यावरण दिवस की थीम थी। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 पे आगे बढ़ते हैं। 27 है हमारा कि एजेंडा 21 बहुत ही हिट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिएगा। एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन से हैं, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, इसकी उत्पत्ति 1992 में स्टॉकहोम विश्व शिखर सम्मेलन में हुई। यहाँ पे पहला कथन आपका बिल्कुल सही है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, सही है। इसमें पूरे विश्व के जो है लोग बैठ के, महत्वपूर्ण लोग बैठ के इसका डिस्कशन किए हैं, उसके बाद ये योजना जो है कार्यान्वित हुई है। और इसकी उत्पत्ति 1992 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्टॉकहोम जो है वहां पे ना होकर के ये रियो डी जनेरियो में जो है इसका शिखर सम्मेलन में हुई इसकी उत्पत्ति। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कौन सा सही है, तो पहला सिर्फ सही था, दूसरे में स्टॉकहोम, रियो डी जनेरियो की जगह स्टॉकहोम हो गया था, इसी वजह से ये गलत हो गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो में केवल एक से हम जाएंगे, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है।
और दूसरा भी सही था, 1992 में हुआ है, बट रियो डी जेनेरियो में हुआ है, स्टॉकहोम में नहीं हुआ है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी जो है नीचे दिया हुआ है एजेंडा 21 के बारे में, आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। तो वो है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, और साथ ही साथ ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसे पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट भी कहते हैं। और इससे सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे ही जो है एजेंडा 21 नाम दिया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजेंडा 21 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, और इससे संबंधित करंट के क्वेश्चंस भी जो है देखते चलिए। 2023 में जारी सतत विकास रिपोर्ट जो 2023 में जारी की गई, उसके तहत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास सूचकांक से संबंधित है कि इस सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और इस सूचकांक में भारत 112वें स्थान पर है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है, हमें सही ढूंढना है। ऑप्शन हमारा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें जो है हमारा दोनों विकल्प, हमारा दोनों पॉइंट हमारे सही हैं कि पर्यावरण का जो है वो जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है भारत में जो विकास जो है जारी की गई है, इस सूचकांक में सबसे वैश्विक स्तर पे होता है पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, और इसमें भारत की पोजीशन जो है वो 112वीं है। तो इस तरीके से हमारा जो है एक और दो, दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है? पर्यावरण विधान, इको सुरक्षा कानून, छड़ी मुबारक, या फिर अम्ब्रेला कानून। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है अम्ब्रेला कानून। अम्ब्रेला कानून को जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अम्ब्रेला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं है। अब हमें देखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वो कब हुआ? क्या 1972 में हुआ? या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या 1986 में हुआ? वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ? या फिर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो कि 1972 में हुआ? तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो जो है एक बार आप ध्यान से देखिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बिल्कुल सही है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 1972 में ही जो है ये अधिनियम पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बेहद महत्वपूर्ण है, इसी समय पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल सटीक है। और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1972 जो दिया हुआ है 1972 ना होकर के ये आपका 1974 है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 1974 में ये अधिनियम पारित हुआ। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको कि इंग्लिश वर्जन है उसका नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नीरी। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप लगा तो कोई गलत नहीं है, आएगा ही आएगा। तो नीरी जो है वो कब और कहां स्थापित किया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका नीचे विकल्प दिया हुआ है, विकल्प भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विकल्प है आपका 1970 में धनबाद में, यानी कि नीरी की स्थापना जो है वो कब हुई, कहां पे हुई? 1970 में धनबाद में हुई, या 1958 में नागपुर में, 1956 में नई दिल्ली, या 1960 में चेन्नई। आप देखिए, इवेलुएट कीजिए कब है, आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 1958 नागपुर में जो है वो नीरी की स्थापना हुई। आप इसको याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 पे हम आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, पॉपुलर क्वेश्चन है, हिट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय अब स्थित है।
मुख्यालय से संबंधित, तो एक दो क्वेश्चन तो इसमें आता ही आता है आरओ में। इसका बहुत ही पॉपुलर क्राइटेरिया है क्वेश्चंस का ये सेलेक्ट करने का। तो जिनेवा में, सिडनी में, टोक्यो में, रोम में, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का जो है मुख्यालय वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं 33 पे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP का मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, काठमांडू, नई दिल्ली, नैरोबी केन्या में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, जो UNEP है, उसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में अवस्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते चलिए और क्वेश्चन पे नेक्स्ट हमारे साथ आगे बढ़ते भी चलिए। सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी में। तो पहला ऑप्शन के साथ हम जाएंगे एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ये बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप करके चले जाएंगे, नहीं आ रहा है तो समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल याद करने वाली चीज है ये। वन लाइनर है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो स्थित है आपका एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र की बात यहाँ पे फिर से आ गई, तो हम देखते हैं कृत्रिम पारितंत्र कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तालाब क्या कृत्रिम पारितंत्र है? वन या खेत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम देखते हैं खेत। और जो है इसके पहले एक क्वेश्चन और आया था कि धान के खेत को जो है, धान के खेत को या फिर खेत को ही हम कृत्रिम पारितंत्र के रूप में, कृत्रिम पारितंत्र बताते हैं कि धान का खेत या फिर खेत जो है वो कृत्रिम पारितंत्र के रूप में होता है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 पे हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे अधिक शिखर, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर यानी कि जिसकी स्थिरता सबसे ज्यादा हो, सागरीय या महासागर या वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय? तो अभी आपको मैंने पहले बताया, सागरीय, महासागर या जलमंडल, समुद्र, कोई भी हो। तो सबसे ज्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जलमंडलीय ही होता है, महासागरीय होता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह कहलाती है। इसको फिर से एक बार पढ़िए कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा यानी कि जनसंख्या जिसे पर्यावरण जो है वो समर्थन कर सकता है, जिसे वो पर्यावरण वहन कर सकता है, वो जनसंख्या की सीमा को, वह क्षेत्र कहलाता है जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो जो है इसके लिए हिट वर्ड आपका है वहन क्षमता, कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में वो प्राणियों की संख्या को वहन करने की जो क्षमता प्रकृति के अंदर प्राकृतिक क्षमता होती है वो कहलाती है समर्थन करने के लिए वहन क्षमता। और इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम 38 पे आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? हमें देखना है किसका संबंध नहीं है पारिस्थितिकी संतुलन को मेंटेन करने में, पारिस्थितिकी संतुलन को मेंटेन करके रखने में किसका संबंध नहीं है? जल प्रबंधन का नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? वन रोपण का बिल्कुल है, वन रोपण आप करेंगे तो पारिस्थितिकी का संतुलन जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। जल प्रबंधन करेंगे तो बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या औद्योगिक प्रबंधन है? और वन्य जीव सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा भी है जो पारिस्थितिकी के संतुलन से संबंधित है। लेकिन औद्योगिक प्रबंधन जो है ये पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है, ये प्रदूषण से संबंधित है, ये प्रदूषण को बढ़ावा करता है। ये प्राकृतिक संतुलन से पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित तो है लेकिन नकारात्मकता के सेंस में उसके संतुलन को ये बिगाड़ देता है ना कि बना देता है। और बाकी के जो है जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा, ये पारिस्थितिकी के संतुलन को ये उठाते हैं, ये सकारात्मकता का सेंस देते हैं, इसलिए जो है औद्योगिक प्रबंधन उससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 पे आगे बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं,
उनमें आप पढ़ के बताइए कि कौन आहार श्रृंखला का सही से जो है निर्माण कर रहा है। क्या घास, गेहूं और आम। आहार श्रृंखला मतलब होती है कि पहली एक चीज जिसको कोई खाए या उसको ग्रहण करे, फिर उसको जो है दूसरा कोई ग्रहण करे, फिर उसको जो है कोई तीसरा ग्रहण करे। तो ये इस तरीके से एक चैन बन जाती है और ये चैन ही जो है वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो ये चैन जो है वो कहाँ पे है, उस चैन को हमें ढूंढना होगा। उसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का नाम दे देते हैं हम। तो देखते हैं, घास, गेहूं और आम, ये नहीं लगा। घास, बकरी और मानव, ये लग रहा है। बकरी, गाय और हाथी, कोई सेंस नहीं है। घास, मछली और बकरी, कोई सेंस नहीं है इसमें, इन सब में कोई सेंस नहीं दे रहा है। घास, बकरी और मानव, घास जो है वो बकरी खाती है, बकरी जो है वो मानव खाता है, और इस तरीके से ये एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, चैन बन जाती है। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो कि 40 नंबर है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। कैसे जीव जो है वो अपघटक जीव कहलाते हैं। तो अपघटक जीव कौन से कहलाते हैं? क्या विषाणु या फिर कवक या जीवाणु, इन तीनों में से कौन है? तो नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों से पढ़ करके आप जो है इसका सही निष्कर्ष निकालिए कि विषाणु, कवक और जीव में इनमें से किसका प्रयोग जो है वो सही उत्तर में जो है कौन से पॉइंट शामिल है। तो क्या केवल एक, केवल 2 3, केवल 1 3 और केवल 1 2 3। तो इसमें आप जो है ये जान लीजिए कि कवक और जीवाणु जो है ये पूरी तरीके से ये अपघटक होते हैं, ये अपघटक जीव कहलाते हैं, कवक और जीवाणु। तो इसका जो है सही डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, केवल 2 और 3। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा कि केवल 2 और 3 जो है, यानी कि कवक और जीवाणु आपका अपघटक जीव कहलाते हैं। अपघटक जीव के संदर्भ में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है, आप पढ़ लीजिए इसको कि अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके और अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, और साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म के जो है पौधे, विस्तृत किस्म के जीव जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ, ये भी उनके साथ साथ जो है अपघटकों की भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो अपघटक जीव के संदर्भ में क्वेश्चन था। आगे हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो एक पोषण स्तर से और अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या स्थिर रह जाती है या बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसमें जो है हम ऑप्शन नंबर बी से जाते हैं कि एक क्षेत्र से और दूसरे क्षेत्र में जो ऊर्जा की मात्रा है वो स्थानांतरित होने के बाद प्रायः घट जाती है, ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। जो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा इकोसिस्टम है उसमें उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको? शाकाहारियों को सबसे ज्यादा पोषण स्तर किसे प्राप्त है? जो केवल शाकाहारी हो या जो केवल मांसाहारी हैं उनका उच्च पोषण स्तर उनको प्राप्त है, या जो सर्वाहारी हैं, या फिर जो अपघटक जीव हैं। जो अपघटक जीव जो जैसा कि आपने अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा ही है, कवक और जीवाणु, तो क्या उनको प्राप्त है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है वो सर्वाहारियों यानी ऑमनीवोर्स को सबसे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, क्योंकि इनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ये शाकाहार के एटमॉस्फेयर में है तो शाकाहार को खा के अपना भक्षण करके उसका जो है अपना काम चलाएंगे, मांसाहार पे भी डिपेंड होते हैं, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी रहेंगे तो इनके लिए उच्चतम स्तर प्राप्त होता रहेगा। और पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एक आंदोलन कोई चला हुआ था, महत्वपूर्ण आंदोलन है
कि उसमें नारा लगा था कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, पारिस्थितिकी जो है वो एक अस्थायी मितव्ययिता है। तो वो आंदोलन, एपीको आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उक्त में से कोई भी नहीं। तो उसमें जो चिपको आंदोलन है, ये चिपको आंदोलन का एक जो है महत्वपूर्ण नारा था कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि चिपको आंदोलन से ही जो है रिलेटेड है, कि चिपको आंदोलन जो है वो मेनली किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन बहुत ही पॉपुलर आंदोलन भी है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और अभी कई बार पूछा भी जाएगा। ये आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन था जो कि पादप संरक्षण से संबंधित था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आपने पढ़ा भी होगा आगे। तो इसी के साथ ही हम जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 कहता है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि होती है, उसे हम क्या कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम क्या कहते हैं। तो क्या जीवजात कहते हैं, या फिर पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं, या जीवोम कहते हैं, या फिर निकेत कहते हैं। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पारिस्थितिकीय पदछाप। जो पारिस्थितिकीय पदछाप होता है वो कहलाता है आपका जो है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहलाता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं जो कि है पारितंत्र की घटती उत्पादकता। पारितंत्र जो है उनकी घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। अब यहाँ पे घटती उत्पादकता हम देखते हैं कि घटती उत्पादकता का सेंस जो है वो किस क्रम में दे रहा है। महासागर, झील, घास स्थल या मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल या झील। मैंग्रोव, घास स्थल, झील या महासागर। घास स्थल, झील, मैंग्रोव या महासागर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो घटती उत्पादकता का सेंस है, यानी कि पहले वाले में आपका ज्यादा उत्पादकता, सबसे ज्यादा उत्पादकता कहां पे है, आपका मैंग्रोव में है। दूसरी उत्पादकता आपकी घास स्थल में है। तीसरी उत्पादकता आपकी झील में है, और सबसे कम उत्पादकता जो है, चौथी उत्पादकता आपकी वो महासागर में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से घटती उत्पादकता का जो क्रम है उसके लिए हम ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे, और जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर में घटती उत्पादकता का क्रम डिफाइन होता है। और आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। जो गहन पारिस्थितिकी है यानी डीप इकोलॉजी का शब्द जो है सबसे पहले किसने जो है प्रतिपादित किया, तो क्या ईपीओटीज। तो आप जो है गहन पारिस्थितिकी जो डीप इकोलॉजी है, इस शब्द का प्रतिपादन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नीज नेस ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस पे लगा के रख लीजिए आप एग्जाम के लिए। और आगे इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 49 है। और वो हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा ये भी है कि निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो घनत्व प्रवणता जो है हमारा एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या फिर थर्मोक्लाइन। तो हमारा जो पिक्नोक्लाइन है वो जल में और जल के निकायों में घनत्व की प्रवणता को दर्शाने के लिए सबसे हिट वर्ड है पिक्नोक्लाइन। और इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 पे आगे बढ़ते हैं जो कि आज के सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, भूमि का जो क्षरण हो रहा है उसकी तटस्थता को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025, 30, 35 और 40 में कौन है। तो आपका जो है 2030 तक जो लक्ष्य रखा है भारत ने भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने का, वो 2030 तक रखा हुआ है। तो 2030 आपका जो है भारत का लक्ष्य है कि वो भूमि तटस्थता को प्राप्त कर लेगा। और इसी के साथ ही आज हमारी 50 क्वेश्चंस की जो टेस्ट श्रृंखला है ये आपके साथ जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट थी उसका पहला सेट क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक, और पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के कुछ पोर्शन से लेकर के इसमें क्वेश्चंस लिए गए थे इनिशियल लेवल के, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आपके साथ हमने उसका समापन किया।
और ऐसे ही कंटिन्यू हम जो है अपने स्टेप वाइज स्टेप जो है अपनी सीरीज के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और आप इंटरेस्ट लेते जाइएगा, आपको बहुत ही फायदा भी होने वाला है। और इसी के साथ